Guys, today we are going to start new chapter isomerism. I hope आप लोग बुकलेट फिनिश कर रहे होगे जीओसी का. लेट्स वेट फॉर 1 more minute और कोई ज्वाइन करता है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. नया चैप्टर है. गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म. आई बिलीव आप में से कई लोगों ने आइसोमेरिज्म 9th-10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. एनीबॉडी कोई बता सकता है व्हाट इज आइसोमेरिज्म? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज आइसोमेरिज्म? कुछ और नहीं बताना है. एनीबॉडी? यूज योर Same chemical माइक. formula but different structure formula. वेरी गुड. और कोई? चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सिमिलर. देखिए, सिंपल सी चीज है. एक्चुअली ज्यादातर बच्चे आप में से जो आंसर्स बोलते हो ना, वो यही वाला बोलते हो. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अभी मैं अगर यही क्वेश्चन बदल दूं और बोलूं व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो फिर फंस जाओगे. फिर तुम बोलोगे कि अरे जो मैंने पहले बताया था वो था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो जो आपको करेक्ट वे में आइसोमेरिज्म पढ़ना है, बिकॉज जो 9th-10th आपने पढ़ा है ना, उसमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही आइसोमेरिज्म की तरह पढ़ाया गया. दूसरा वाला जो आइसोमेरिज्म पार्ट है वो था ही नहीं. तो इसीलिए आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन में ही तुम्हारा बस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था. लेकिन अगर तुमको आइसोमेरिज्म डिफाइन करना है, थोड़ा सा आपको अलग वे में बोलना पड़ेगा. तो राइट अ नोट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन के लिए. आर यू रेडी? Yes. देखिएगा, different compounds which have same molecular composition, different compounds which have same molecular composition, same molecular composition ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना फॉर्मूला. तो वो आपको ऐसा बोलेगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या बोलेगा सेम मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, तो वो आपको सेम मानकर चलना है. सेम मॉलिक्यूलर which have same molecular composition in the bracket formula are called isomers. Are called isomers. देखो, मैंने कुछ या और नहीं ऐड किया. मैंने ये नहीं बोला कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए. मैंने कहा कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन सेम हो गया, तो जो आपको मिलेंगे उनको आप बोलेंगे आइसोमर्स. आर कॉल्ड आइसोमर्स. And the phenomenon of existence of these isomers and the phenomenon of existence of these isomers is called isomerism. Phenomenon of existence of these isomers is called isomerism.
These isomers may have different properties. These isomers may have different properties. अब आपकी काम की चीज आ रही है, ध्यान से इसको लिखना. These isomers may have different properties. Underline करना different properties को. These isomers may have different properties due to difference in the, due to difference in the, अभी underline करना जो बोलने जा रहा हूं, difference in the connectivity of atoms. Underline this, connectivity of atoms or groups. Connectivity of atoms or groups, इसको आप underline करिएगा. Difference in the properties due to difference in the connectivity of atoms or groups, or due to difference in the, अब फिर से underline करना जो बोलने जा रहा हूं, or due to difference in the relative orientations of atoms or groups in the space. Relative orientations of atoms or groups in the space. Relative orientations of atoms or groups in the space. सबने लिख लिया? Or should I repeat this whole definition? सर लास्ट लाइन रिपीट करो ना. लास्ट लाइन में मैंने ये बोला है कि लास्ट पार्ट जो है वो है ड्यू टू डिफरेंस इन द रिलेटिव ओरिएंटेशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस. मैं एक बार पूरा बोल देता हूं, जिसका कहीं भी छूट गया हो वो आप सुन लो. व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आई एम गिविंग द डेफिनेशन. लिखिए उसमें, आप चेक कर लीजिए. डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच हैव same molecular composition in the bracket formula are called isomers, and the phenomenon of existence of these isomers is called isomerism. These isomers may have different properties. These isomers may have different properties ड्यू टू, सबसे इंपॉर्टेंट ये नीचे वाला पार्ट ही इसका डेफिनेशन का, ड्यू टू डिफरेंस इन द difference in the connectivity of atoms or groups, or due to difference in the relative orientations of atoms or groups in the space. सबने कंप्लीट लिख लिया? यस सर. एक बार जरा इसको रीड करो. जस्ट रीड दिस वंस, ऑल ऑफ यू. फटाफट इसको रीड करिए. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल देन. फटाफट रीड करिए. पढ़ लिया सबने? Yes, sir. अब आप देखो, दो चीजें जिनसे आइसोमेरिज्म एराइज होती है. दो चीजें जिनसे आइसोमेरिज्म एराइज होती है. एक क्या होती है? कनेक्टिविटी. एक होता है कनेक्टिविटी, और दूसरी क्या चीज होती है? ओरिएंटेशन. अगर कभी फ्यूचर में आप भूल जाते हैं, मतलब इतना सारा चीजें रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो आप ये दो वर्ड्स भूलना नहीं, इनको आप माइंड में भर लो. एक है कनेक्टिविटी और दूसरा है ओरिएंटेशन. यही दो चीजें जिनके ऊपर आपकी पूरी की पूरी आइसोमेरिज्म चैप्टर डिपेंड करता है. ठीक, एक एग्जांपल देखो. C4H8. बिलीव में आप अच्छे से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा. बहुत आसान है. एक केवल पार्ट इसका टफ है आइसोमेरिज्म का पूरे उसमें, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या पार्ट टफ है और किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो भी मैं बताऊंगा. पहले आप बेसिक लेवल की चीजें सुन लो आइसोमेरिज्म में. कनेक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और यही दो चीजों से आइसोमेरिज्म एराइज होती है. आप चाहिए तो लिख सकते हैं कि आइसोमेरिज्म एराइजेस ड्यू टू नंबर 1 इधर कनेक्टिविटी और नंबर 2 ओरिएंटेशन. ठीक है, शॉर्ट में वो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए भी काम में आ सकता है, क्योंकि इतना डेफिनेशन आप थोड़ी नहीं लिखोगे बार बार, आप केवल शॉर्ट में लिख रहे हो सब. अभी C4H8 का अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो वन स्ट्रक्चर इज CH3, CH2, CH,
double bond CH2, and another structure is CH3 CH double bond CH CH3. अगर मैं नंबरिंग कर दूं इधर नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 3 4 और इसका कर दो 1 2 3 4, तो अब आप ध्यान से देखोगे कनेक्टिविटी को, बाकी सब चीजें H इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 2 है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर क्या चीज हो गई कि भाई फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला बोल दो, कंपोजिशन बोल दो, ये तो सेम है, राइट। और इसका मतलब है कि आइसोमर्स तो ये हैं। अब यहाँ पर कनेक्टिविटी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड की कनेक्टिविटी है वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की कनेक्टिविटी कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में है। तो इसका मतलब है कि हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस इज इन कनेक्टिविटी। यहाँ पर कनेक्टिविटी की वजह से जो आया है उसकी वजह से यहाँ आइसोमेरिज्म अराइज हुई है। और जब भी डिफरेंस इन दी कनेक्टिविटी होगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी इसके बारे में भी लिखेंगे, बट आई रिपीट माय पॉइंट कि यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म अराइज हुई है वो किसकी वजह से, डिफरेंस इन द कनेक्टिविटी, और फिर उसकी वजह से जो भी आइसोमेरिज्म आता है उसको नाम देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक, अब आप दूसरा देखो, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसको अगर मैं इधर ले लूं CH3 CH डबल बॉन्ड H CH3। अब आप रिकॉल करो नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको सिस ट्रांस पढ़ाया था, ठीक। अब आप इसमें देखो मैं कर क्या रहा हूं, कोई खास चीज चेंज नहीं कर रहा हूं, केवल मैंने ओरिएंटेशन बदल दिया। यहाँ पर H और ये H डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम साइड में थे, जबकि यहाँ ऑपोजिट साइड में चले गए। इसको नाम देते हैं ओरिएंटेशन इन स्पेस, राइट ना। तो ये दोनों भी, इनका कॉम्पोजिशन सेम है, कॉम्पोजिशन सेम है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर सेम कैसे पता चलता है, जब भी कनेक्टिविटी सेम होना तो समझ लेना स्ट्रक्चर सेम है। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इस C के साथ भी H कनेक्टेड है, इसके साथ भी H कनेक्टेड है, इसके साथ 3H है, इसके साथ 3H है, सेम चीज यहाँ पर है। कनेक्टिविटी सेम होगी तो स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, कॉम्पोजिशन भी सेम है। डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस यहाँ पर आता है इन ओरिएंटेशन। डिफरेंस किस चीज का है, ओरिएंटेशन। और जब ओरिएंटेशन की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है ना, उसको हम बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म, स्पेस, और वी कॉल दिस एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। तो अभी 9th 10th में जो हम पढ़ते थे वो बेसिकली हमको कनेक्टिविटी वाले डिफरेंस की वजह से हमको जो आइसोमेरिज्म पढ़ाई जाती थी उसी का सब कुछ हम पढ़ते थे। तो यही हमारे लिए कंप्लीट आइसोमेरिज्म था, हम ये वाली चीजें पढ़ते ही नहीं थे। तो अब आप माइंड में रखना कि दो चीजों की वजह से आपको आइसोमेरिज्म अराइज होगी, कनेक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। एंड आई गिव द एग्जांपल, एक कनेक्टिविटी में डिफरेंस और एक ओरिएंटेशन में डिफरेंस। डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। अब इसको फटाफट कॉपी कर लो। आप सब लोग अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान देना, आपको सब समझ में आएगा। आपको कहीं कुछ थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। केवल आप जो है प्रॉब्लम्स खूब सारे करेंगे, सब कुछ आपका नॉर्मल चलेगा। somebody saying something? कॉपी कर लो इसको। और याद रखना, गलती से भी किसी को भी किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट के लिए किसी ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंडिविजुअली जाकर कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप नोट्स कंपेयर कर लें, पढ़ाने का तरीका कंपेयर कर लें, कुछ भी कंपैरिजन कर लें, आपको बेस्ट मिलेगा। तो इधर उधर आपको हिलने की जरूरत नहीं है।
आप केवल खूब सारे प्रॉब्लम्स करना, दैट विल बी ओके फॉर योर प्रिपरेशन। कोई ट्यूशन में पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। somebody is asking sir राइट साइड में ओरिएंटेशन के नीचे लिखा है स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। the isomerism which arises due to difference in the orientation that we call as space or stereo isomerism। बहुत सारे फोन कॉल्स आपके पास आते हैं ट्यूशंस वगैरह के लिए, उनको इग्नोर कर देना, कोई जरूरत नहीं कहीं कुछ ज्वाइन करने के लिए। सबने कॉपी कर लिया? Sir. Done, sir. Done, sir. गाइस अभी ये तो बेसिक सा डेफिनेशन जो मैंने दिया उसका एग्जांपल ले लिया दो। अब मैं क्या करता हूँ कि जितना भी आइसोमेरिज्म हमको पढ़ना है उसको एक पेज में लिख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि आइसोमेरिज्म है, और जो आपने 9th-10th में पढ़ा था वो था स्ट्रक्चरल। एक्चुअली स्ट्रक्चरल का जो दूसरा नाम है लोग वो भूल जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म ये याद रखना, क्योंकि आजकल जो है ना शो ऑफ करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट्स टीचर जो पेपर सेट करते हैं उनमें स्ट्रक्चरल लिखने के बजाय वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिखना शुरू कर देते हैं ऐसे ही तुम्हें फंसाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अंग्रेजी वर्ड से ही पता चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है यानी कि कनेक्टिविटी वाली बात वो कर रहा है, उसी को आप स्ट्रक्चरल बोल देते हो। और दूसरा जो आपने 9th-10th में शायद नहीं पढ़ा, दैट इज स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप इसको ऐसा मान लो कि घरेलू एग्जांपल लाइक जैसे मान लो कि ह्यूमन है, ह्यूमन की जो गर्दन है वो रोटेट नहीं कर सकती, राइट। अब मान लो कि किसी की गर्दन जो है पीछे की तरफ तुम्हें दिखाई दे पूरी तरह से, तो वो ह्यूमन थोड़ी ना होगा, वो मॉन्स्टर हो जाएगा। तो हम उसको बोलेंगे टू डिफरेंट है, लेकिन वो बाकी सब कुछ सेम है, दो हाथ है, एक सर है, सब कुछ एक जैसा है। इसीलिए वो केवल ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ गया, आपने उसको स्पेस बोल दिया, स्पेस आइसोमर। ठीक है, तो इसमें क्या कोई बोल रहा है सर अगर स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन दोनों में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आएगा ना बेटा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया तो फिर स्पेस आइसोमेरिज्म का बेसिक कंडीशन है कि कनेक्टिविटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कोई ये बोल दे कि मान लीजिए कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम ना हो तो फिर आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यानी आइसोमेरिज्म हुआ, उसमें स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी सेम हो गई, तब जाकर के आप स्पेस को एंटर कर रहे हो, ठीक है, उसके पहले नहीं। इज इट क्लियर? अली, am I correct name? चलिए, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर हम लोग यहाँ क्लासिफाई करते हैं, जिनको पूरा स्टडी करना है। तो पहले इजी वाला पार्ट, चेन आइसोमेरिज्म सबसे आसान में से एक है, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। इसके अलावा एक हम यहीं पर पढ़ते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म,
रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजीशन या पोजिशनल लिखा हुआ मिल जाता है तुम्हें। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं टॉटोमेरिज्म, सॉरी मेटामेरिज्म, पहले मेटामेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो आइसोमेरिज्म है वो है टॉटोमेरिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट among these structural isomerisms, टॉटोमेरिज्म। याद रखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और जितना अभी तक पूछा गया है जेई मेन या जेई एडवांस्ड में, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में तो वो है टॉटोमेरिज्म। तो इसको अपना अलग कलर से या कुछ करके रखना, सो दैट जब रिवाइज करने बैठो और तुम्हारे पास टाइम कम हो तो टॉटोमेरिज्म रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा। इसके बाद स्पेस आइसोमेरिज्म में आते हैं। तो इसमें अगेन इसमें दो आइसोमेरिज्म फर्दर यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसका बहुत सारा पार्ट तो तुम्हारे 9th में भी था, यानी कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आइसोमेरिज्म में? स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके दोनों पार्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट। केवल क्या है इनमें जो मैं अभी लिखूंगा, जैसे कॉन्फिगरेशनल है, कॉन्फिगरेशनल को फर्दर दो में डिवाइड करते हैं हम लोग कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को। एक बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो आसान है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा तुमको डिफिकल्टी आ सकती है इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें जो सबसे डिफिकल्ट है वो ऑप्टिकल है, फिर थोड़ा उससे कम है, मतलब बहुत ही कम है उससे टॉटोमेरिज्म, और बाकी सब आसान है। तो ये दो है। मान लीजिए कि आपको पूरे चैप्टर में डिफिकल्ट भी लगता है तो उसको काम चला लेना, लिख लेना नोट्स में, है ना, थोड़ा थोड़ा इसको करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम बाकी पूरा चैप्टर ही उड़ा दो, ऐसा नहीं करना है। तो हर चैप्टर में कुछ चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं, कुछ आसान हो रही हैं, तो वो अपने को पता हो जाए। और उसमें अगर डिफिकल्ट हुआ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो इट्स ओके बोल करके चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा चैप्टर ही हटा दिया क्योंकि आपको लगा था ये डिफिकल्ट है। इस चैप्टर में केवल एक ही चीज है जो बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग ट्राई करेंगे अच्छे से करने का। ठीक है, सारे बच्चे ट्राई करते हैं, जिनको हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिकल में भी कुछ पार्ट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ पार्ट थोड़े थोड़े आसान है, तो हम वो वाले पार्ट तो डेफिनेटली सबको करवा देंगे अच्छे ढंग से। और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वो आया तो ठीक, नहीं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ये दो आइसोमेरिज्म्स हैं कॉन्फिगरेशनल। और फिर एक यहीं पर आता है कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसको आप कॉपी कर लो। These are the different parts जो आइसोमेरिज्म में अपने को पढ़ने हैं। somebody saying सर एक सेकंड के लिए फर्स्ट पेज पे जा सकते हो? ये लो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, किसी और ने क्या पूछा? सर इज दिस द एंटायर चैप्टर
और विल देयर बी मोर सब टॉपिक्स? दिस इज द एंटायर, जो भी हमने यहाँ लिखा यही सब पढ़ना है पूरे चैप्टर में, ठीक है। इनसे इनके एप्लीकेशंस आ सकते हैं थोड़े बहुत इधर उधर से, और पढ़ना हमको यही है। Have you copied everything? Should I remove this? Yes, sir. अभी सिंस स्ट्रक्चरल आपने लिखा है सबसे पहले, तो आप लिखिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। आप फुल फॉर्म लिखिएगा दोनों नाम का, है ना, so दैट गलती से भी आप इसको भूल ना जाए कि स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेम है। लिखिएगा यहाँ पर different compounds which have same molecular composition, in the bracket you can write formula, but different structures due to difference in the connectivity, of their atoms. Difference in the connectivity of their atoms are called, atoms or groups are called structural or constitutional isomers. And this phenomenon is called structural or constitutional isomerism. And this phenomenon is called structural or constitutional isomerism. Sir, in the very start, can you repeat the first line? Different compounds which have same molecular composition. Okay, sir. Thank you. हाँ sir. गाइस, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है 9th-10th में, फिर भी मेरा काम है मैं आपको हर चीज बताऊंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है, सबको मालूम है कि ये अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है, ठीक। अब इसका जो आइसोमर दूसरा लिखूंगा मैं, वो है CH3OCH3। दोनों का अगर तुम मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन चेक करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे, तो दैट इज C2H6O। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो है CCO की, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो है COC की। तो ये कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ गया, इसीलिए आप इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कॉपी कर लो इसको।
Can I remove this? Yes, sir. चलिए अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एग्जाम जो इसका पहला वाला आइसोमेरिज्म है उसको चूज करते हैं, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। स्टार्टिंग का पार्ट बड़ा जल्दी जल्दी फिनिश होता है, लेकिन बाद के जो पार्ट्स हैं, और हम लोग जानबूझ करके उन पार्ट्स में टाइम ज्यादा भी देंगे, उनके एग्जाम्पल्स ज्यादा करेंगे, उनके एप्लीकेशन ज्यादा करेंगे, जो अब तक जेई मेन या एडवांस्ड में आए हुए हैं, जैसे कि टॉटोमेरिज्म, जैसे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि वो टफ भी है, ठीक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और उसके एप्लीकेशंस ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होंगे, तो इसीलिए वो डिफिकल्ट तो है, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जो रिएक्शंस का मेनली, उसको तो आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो स्टार्टिंग का पार्ट हम जल्दी फिनिश भी करते हैं, और वो फिनिश भी हो जाता है क्योंकि छोटा छोटा पार्ट है। तो चेन आइसोमेरिज्म का सबसे पहले एक नोट लिखें, देखिएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, different structural isomers which differ in the carbon chains। किस चीज का डिफरेंस होगा? कार्बन चेन का। differ in their carbon chains are called chain isomers, are called chain isomers। Sir, different structural isomers के क्या? different structural isomers which differ in their carbon chains are called chain isomers, and this phenomenon is called chain isomerism। कार्बन चेन में डिफरेंस आना चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको दिखाऊं इधर, जैसे नॉर्मल पेंटेन आप चूज कर लो, या मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, C5H12, है ना, C5H12। तो इसमें क्या है, आप जो है इसको ये लिख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का स्ट्रेट, तो इसको क्या बोल देंगे? नॉर्मल पेंटेन, ठीक। इसी तरह से दूसरा क्या हो सकता है? आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। फिर तीसरा क्या हो सकता है? नियोपेंटेन। जानबूझकर मैंने ये एग्जांपल चूज किया क्योंकि इसमें आपका सब कवर भी हो रहा है। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब इसकी खास बात क्या है कि अगर तुम चेन देखोगे, और चेन कैसे पता चल रहा है, आप नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेन पता करो, तो इसमें जो है चेन 5 कार्बन एटम्स की है, इसमें चेन जो है 4 कार्बन एटम्स की ही आ रही है। आप टेढ़ा मेढ़ा तो जा नहीं सकते, इसमें चेन 3 कार्बन एटम्स की आ रही है। इसका मतलब है किस चीज का डिफरेंस आया यहाँ पर? चेन का डिफरेंस आया, इसीलिए हम इनको बोलेंगे चेन आइसोमर्स। ये तीनों की तीनों किसमें फॉल करेंगे? चेन आइसोमर्स की कैटेगरी में, ठीक Sir, है। हाँ बोलो बेटा। sir, neopentin wrong है sir. नीचे भी एक आएगा ना। मैंने गलत बना दिया क्या? एक और यहाँ लाइन पर एक आएगी। डंडा भूल गया। हाँ हाँ, इसको कॉपी कर लो, डंडा लगाना भूल गया था, ये कॉपी कर लो। और इसी तरह से आप चाहो तो ब्यूटेन के लिए भी लिख सकते हो। ब्यूटेन के लिए इसी तरह से आप बना दो 1 2 3 4, और इसमें तो एक्चुअली यही बन पाएगा, है ना। तो ये दो आपके चेन आइसोमर्स हो जाएंगे ब्यूटेन के लिए। इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोल सकते हैं और इसको आइसोब्यूटेन बोल सकते हैं। कॉपी कर लो इसको।
Right. Remove this. Yes. Yes. अभी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरह से पॉसिबल है। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और लिख देता हूँ CH2OH। एक एग्जांपल जैसे ये डाल दिया मैंने। और अगर मैं एक एग्जांपल डाल दूं CH3, CH2, CH इसके बदले यहाँ पर CH3 इधर डाल दिया, CH2 और यहाँ पर OH लगा दिया। अब आप इसको देखोगे, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ से नंबरिंग कर दूं, तो इसमें 4 कार्बन एटम्स की चेन है, दिख रही है ना? इसमें देखोगे तो 1 2 3, इसमें आपका 3 कार्बन एटम्स की चेन। तो चेन में डिफरेंस आया, इसीलिए इनको क्या नाम दे देंगे? चेन आइसोमर्स। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। ये हो गया हो तो फिर नेक्स्ट पे जाते हैं और लिखेगा रिंग चेन आइसोमर्स। ये अलग है। अब आता है रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, यहाँ पर भी एक नोट लिखिएगा। बहुत सिंपल है, नाम से एक्चुअली इसका डेफिनेशन भी पता चल रहा है। 2 कंपाउंड्स दिए होंगे, एक रिंग होगा और एक ओपन चेन होगा। अगर वो आइसोमर्स हैं स्ट्रक्चरल, तो उनको रिंग चेन आइसोमर्स बोल देंगे, सिंपल है। एक्चुअली ये चेन का ही एक टाइप से सब पार्ट है, बट फिर भी इसको अलग से हम लिख रहे हैं। लिखिएगा टू आइसोमर्स, one having an open chain structure, one having an open chain structure, and the other having a ring structure. Other having a ring structure are called ring chain isomers. Ring chain isomers. Guys, एक बेसिक एग्जांपल जो है, एक्चुअली इसमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी टीचर्स के बीच में हो जाती है, लेकिन मैं आपको बेसिक वाला एग्जांपल बताता हूँ जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जैसे कि आप मान लो ये, इसको प्रोपीन बोलेंगे, है ना? इसी का अगर तुम साइक्लिक फॉर्म बना दोगे, ये सॉरी 3 कार्बन एटम्स का रिंग, ऐसे, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। अगर तुम इन दोनों का फॉर्मूला देखोगे तो C3H6 है, आप चेक कर सकते हो। तो इनको आप रिंग चेन आइसोमर्स बोलोगे। ठीक, इसी तरह मान लीजिए कि एक मैं लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको एलाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये, और याद करो मैंने एक ऑक्सीटेन करके आपको पढ़ाया है जब भी नॉमेनक्लेचर चल रहा था। ये दोनों अगर आप इनका फॉर्मूला निकालोगे तो C3H6O से मैच करेगा। ये दोनों भी रिंग चेन में आते हैं। अब थोड़ी बहुत जो कंट्रोवर्सी हो जाती है लोगों के बीच में, वो जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ उसमें, तो एक बार आप इन वाले एग्जांपल्स को कॉपी कर लो जिनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सर वो ओपन चेन प्रोपीन, प्रोपाइन या प्रोपेन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना?
Done? Yes. अभी जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि दो स्ट्रक्चर दिए और दोनों रिंग वाले हो गए। दोनों रिंग वाले स्ट्रक्चर जैसे मान लो कि एक फॉर्मूला मान लीजिए C4H8 दिया है ना, और एक उसका एक दिया हुआ है ये और एक दिया हुआ है ये, तो इनको भी हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स मान लेते हैं। मतलब ये है कि अगर दो कंपाउंड्स दिए हैं और दोनों साइक्लिक हैं, राइट, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बोथ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, बट इसमें डिफरेंस किस चीज का है, बट डिफरेंस is of distribution of carbon atoms. Distribution of carbon atoms. ये आप समझ लेना, मैं लाइन से नहीं लिख पाया। Between ring and open chain, मतलब यहाँ एक ओपन चेन भी लगी हुई है और यहाँ पर पूरे की पूरे कार्बन एटम्स रिंग में चले गए। तो कभी भी ऐसा दो साइक्लिक वाला आता है तो भी आप उनको बोल देंगे रिंग चेन आइसोमर्स। इसको कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो मुझसे। somebody saying oxytane, right? हाँ बेटा, ये अरे यार मुझसे बहुत गलतियां होती हैं, आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। ऑक्सीटेन, have you copied? Should I remove this? Yes. सर जो ये वाला है उसमें मतलब जो ट्रायंगुलर शेप में है उसके बाहर एक कार्बन है। हाँ, तभी तो 4 कार्बन आ पाएंगे। सर पर तो लाइक हमने लिखा बहुत साइक्लिक है, तो वो साइक्लिक हुआ ही कैसे? दोबारा पूछना, क्या पूछा आपने बेटा? सर मतलब अगर हमने उसको बाहर एक्सटेंड कर दिया तो वो साइक्लिक कैसे रहा? साइक्लिक, ये साइक्लिक इसलिए कि किसके पास साइकिल फॉर्म है, इसलिए साइक्लिक है। ओके ओके। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे हर कार्बन साइकिल के अंदर ही हो। साइकिल प्लस ओपन चेन भी तो हो सकता है, तो उसको साइक्लिक बोलेंगे। नहीं समझे? जैसे कोई वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, उसको नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में डाल देंगे। सिंपल सी हाँ चीज सर, है। समझ गया तो समझ वैसे ही समझ। चल, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं और लिखिएगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसके लिए भी एक नोट लिख लो पहले। प्लीज राइट। different structural isomers which have, underline करना, identical carbon chains, but differ in the position of the functional group, are called positional isomers. And this phenomenon is called positional isomerism. This phenomenon is positional isomerism. Is it clear?
Yes, sir. गाइस एग्जाम्पल इसमें जैसे देखो CH3 मैं एग्जाम्पल लेता हूँ C4H10O इसका, और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूं तो वन विल बी CH3 CH2 CH2 CH2OH, राइट। एंड दूसरा क्या हो सकता है CH3 CH2 CHOH CH3, ये एक पॉसिबिलिटी है, राइट। और अगर मैं लिखता हूँ CH3, या पहले इन्हीं को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्बन चेन आपने देखी क्या है इसमें, पहले वाले में ये 4 कार्बन एटम्स की चेन है, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4, तो जो OH है एट फर्स्ट पोजीशन, इसमें देख लिया 1 2 3, यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम्स की चेन है, ठीक, और OH की तरह एट सेकेंड पोजीशन, यानी कि डिफरेंस किस चीज का आ गया, फंक्शनल ग्रुप का, पोजीशन का, सॉरी पोजीशन का डिफरेंस है, इसीलिए इन दोनों को किस कैटेगरी में डाल देंगे, पोजीशनल आइसोमर्स कैटेगरी। म्यूट कर लो बेटा, कॉपी कर लो इसको। बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ CH3 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 और यहाँ डाल देता हूँ CH2, राइट। तो ये 3 कार्बन एटम्स का है, 1 2 3, और एक डाल देता हूँ CH3, यहाँ OH लिख देता हूँ CH3 यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम्स का ही डाल दिया, 1 2 3, ये भी आपके पोजिशनल आइसोमर्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने ये एग्जाम्पल चूज किया, यहाँ मिथाइल लगाया, यहाँ भी मिथाइल लगाया, अब ये जो ऑर्थो है और इसी का मेटा आइसोमर ले लो, इसको मेटाजाइलिन बोलते हैं, याद है ना, इसको ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं, ये सब पॉपुलर कंपाउंड्स हैं, इसीलिए मैं जानबूझ के लिख भी रहा हूँ। मेटाजाइलिन हो गया, और एक आएगा आपका पैराजाइलिन। तो अगर कोई पूछता है कि ये ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन क्या है, किस टाइप के आइसोमर्स हैं, तो आपका आंसर होगा पोजिशनल आइसोमर। Any confusion you can ask.
Done. Done. Yes. नेक्स्ट इसी में लिखते हैं फंक्शनल। फंक्शनल से पहले कुछ और आपको बता दूं, शायद मेरे ख्याल से फंक्शनल से पहले मैं आपको बताता हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, बिकॉज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू राइट आइसोमर्स। गाइस, एक क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के लिए वो है कि एक फॉर्मूला आपको दिया होगा और वो पूछेंगे कि हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल या हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल। तो वो जो 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 लिखना है आपको, क्योंकि आपका कोई ऐसा एक कोई फॉर्मूला तो है नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसको लगाया और आपको आंसर आ गया। आपको ड्रॉ करना पड़ता है, तो ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें सबसे पहला जो चीज है वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो एक आप छोटा सा लिखिएगा यहाँ पर हेडिंग डालकर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी का दूसरा नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसी का तीसरा नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो इसमें एक्चुअली अलग अलग केसेस के लिए है ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पहले हम लोग बात करते हैं प्योर हाइड्रोकार्बन्स का। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing कार्बन हाइड्रोजन ओनली। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले एक नोट लिखेंगे, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी? पहले इतना कॉपी कर लो। लिखिएगा, this is defined as number of pairs of hydrogen atoms, number of pairs of hydrogen atoms that must be subtracted, from the molecular formula, of the corresponding alkane, molecular formula of the corresponding alkane to give the molecular formula under consideration. To give the molecular formula under consideration. I repeat the definition. This is defined as the number of pairs of hydrogen atoms. Number of pairs of hydrogen atoms, इसको underline कर लो. Number of pairs of hydrogen atoms. Underline this part. Must be subtracted
from the molecular formula of the corresponding alkane, from the molecular formula of the corresponding alkane to give the molecular formula under consideration, to give the molecular formula under consideration. ठीक है, सबने लिख लिया? किसी को डेफिनेशन में कोई इशू लिखने में रिपीट करना है? बिकॉज दिस इज न्यू थिंग फॉर यू. No, sir. नहीं गाइस, इसको एक बार आप रीड कर लो अपने उस पे, और मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करने को बोल दिया है, इसको रीड करिए एंड आई एम टेकिंग एग्जांपल. एक फॉर्मूला मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा हुआ है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन यूज करेंगे. डेफिनेशन कहता है कि ये जो अंडर कंसीडरेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अंडर कंसीडरेशन, इसके करस्पॉन्डिंग आप एल्केन लिखो. तो इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा? एल्केन क्या होगा? C4H10. डू यू एग्री? फिर इन दोनों का डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालो. डिफरेंस ऑफ H एटम्स कितना आता है? ये आता है 10 - 6 माने 4 डिग्री ऑफ सॉरी 4 डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है. फिर वो कहता है नंबर ऑफ पेयर्स निकालो. तो अगर हाइड्रोजन एटम्स 4 है तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे? 2. तो इसीलिए आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ हो जाएगा, जो हाइड्रोजन एटम्स आपका डिफरेंस में आता है उससे आप 2 डिवाइड कर दीजिए, और ये आपका सीधे सीधे यहाँ पर 2 निकल रहा है. अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैंने जानबूझ के इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड वे में ही, क्योंकि हमने सीधे डेफिनेशन यूज किया. फिर आपको शॉर्ट वे में भी बताऊंगा, आप पहले इतना कॉपी करो. If you have any confusion, you please ask. सर Yes. सर हमने डेफिनेशन में तो लिखा है वो सब्ट्रैक्शन वाला बराबर है, उसके बाद हमने डिवाइड क्यों किया 2 से? क्योंकि आपको हाइड्रोजन एटम्स नहीं निकालने, आपको पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं. तो अगर 4 टोटल हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है तो पेयर्स कितने होंगे? 2. ओके सर, थैंक यू. गाइस, ये जो है, ये तो मैंने प्रॉपर डेफिनेशन यूज की है. आप इसमें एक्चुअली में आप एक चीज जो याद रखना है वो ये है कि अगर कभी भी मतलब किसी भी उसमें डबल बॉन्ड दिया हो, तो डबल बॉन्ड अगर तुमको एल्केन में कन्वर्ट करना है तो 2 हाइड्रोजन एटम्स इसमें ऐड करने पड़ते हैं. इसीलिए
जो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के जो रिक्वायर्ड होगा वो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 डबल बॉन्ड हमेशा के लिए आपको याद रखना है 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर होता है। 1 ट्रिपल बॉन्ड किसके बराबर होगा? क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम्स आपको ऐड करने पड़ रहे हैं, और 4 हाइड्रोजन एटम्स का मतलब क्या हो गया कि उसमें 2 पेयर्स हो गए हाइड्रोजन एटम्स के, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप इसको रट लेना कि एक डबल बॉन्ड 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर है और एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर है, ठीक। और कभी अगर रिंग दिया हो, रिंग, तो रिंग का मतलब भी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही होता है। रिंग का मतलब भी 1, ये आप रट लो बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं, आपको रट्टा मार लेना है। डबल बॉन्ड का मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, रिंग मींस 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? कोई कह रहा है सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंटीजर में आना जरूरी है। आप बिल्कुल, वरना बॉन्ड कैसे बनाओगे बेटा? चलिए इसको हटा देते हैं अभी। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इस कंपाउंड में, इसका नाम बेंजीन है, इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? जस्ट राइट इन चैट बॉक्स क्विक, राइट इन चैट बॉक्स क्विक। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड का कितना है? क्विक, बड़ा बड़ा आंसर आपको देना है, सेकेंड्स में आंसर लिखना है। वेरी गुड, फटाफट लिखिए। बहुत सारे लोगों ने लगातार आंसर लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़ा बड़ा आंसर लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। गाइस देखिए, बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड के अंदर कोई डबल बॉन्ड होगा तो उसको 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलेंगे। तो यहाँ कितने डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 3 डबल बॉन्ड्स। तो 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो उसकी वजह से आ गई, राइट। लेकिन एक साथ में रिंग भी तो है, यानी इसके अंदर क्या क्या है? 3 डबल बॉन्ड है एंड 1 रिंग है। तो ओवरऑल अगर आप मान लोगे तो इसके अंदर निकल आएगा 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आई? 4। किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन? No, sir. गाइस एक और तुम्हें ऐसी मैं देता हूं, फटाफट आंसर देना, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ये एक कंपाउंड है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। ठीक से बन नहीं पाया, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, ये फटाफट इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिख दो। जहां जहां मैंने ब्लैक किया है ये कार्बन एटम्स हैं एक्चुअली। रिमेनिंग वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन एटम्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़ा बड़ा आंसर बताइए। गुड, वेरी गुड। गाइस अब आप इसमें देखो, अगर आप जो है
जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर तुमसे के लिए पूछूं मैं, तो आप इसका बोलोगे फॉर्मूला C6H6, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए फॉर्मूले से। और अगर फॉर्मूले में मैं डेफिनेशन लगा दूं तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन हो जाएगा C6 और H निकलेगा 14, ये एल्केन इसका हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्केन। तो इसमें डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ H एटम्स, ये आएगा आपका 8, है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आता है, 8/2, दैट मीन्स 4। तो 4 हमने ऐसे ही पहले से निकाल लिया था क्विक मेथड से। इसमें भी अगर मैं वही चीज कर दूं तो इसमें 8 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन भी 8 ही है, C8H8 है। अगर मैं इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन लिखूं तो क्या हो जाएगा, C8 और C8H18, है ना। तो इसका जो डिफरेंस ऑफ H एटम्स है वो कितना निकलेगा, डिफरेंस ऑफ H एटम्स वो निकलेगा 10। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी निकलेगी इसकी, 10/2 मीन्स 5। क्या ये तुमको समझ में आया 5 कैसे मैंने निकाला, एनी कंफ्यूजन हियर? No, sir. इज इट क्लियर? अब इसमें मिस्टेक क्यों होती है, देखो इसमें कई बच्चों ने इसका आंसर 6 बिलीव में बहुत सारे लोगों ने 6 लिखा है इसका आंसर। क्यों मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है ना, कोई जैसे ये रिंग है, मान लीजिए मैं आपको एक रिंग ऐसा देता हूं, यहाँ पर ऐसा दिया, फिर ये ऐसा दे दिया, फिर ये ऐसा दे दिया। इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इनकी जो रिंग्स है ना वो सेपरेट है, जबकि इसमें मर्ज्ड है। तो कई बार ऐसा तुम्हें रिंग काउंटिंग में गड़बड़ी कर दोगे, राइट। रिंग काउंटिंग का मतलब है कुछ कॉमन पार्ट उधर भी है इधर है, और वो 2 बार कॉमन वाली पार्ट्स काउंट हो गई, तो तुम्हारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रॉन्ग निकलने का चांस है। अगर तुमने ऐसे केसेस में जहां पर बहुत स्फेरिकल वे में, मर्ज्ड वे में रिंग्स चल रही हैं, ये फ्यूज्ड है इनमें, लेकिन सेपरेट रिंग्स दिखाई दे रही तुमको। तो अगर तुम इस वाले में या फिर इसमें जब तुम फॉर्मूला से निकालो या फिर जस्ट काउंटिंग से कि डबल बॉन्ड कितने, रिंग्स कितने, तो तुम्हें बराबर आंसर आएगा। यहाँ मिस्टेक कर दोगे। तो ऐसे जहां पर की बहुत ही मर्ज्ड रिंग्स हो आपस में, उसमें इट इज बेटर यू राइट द फॉर्मूला, you write the corresponding alkane, get the difference of hydrogen atoms, and then get degree of unsaturation. My point is clear to everybody? आप इसको जरूर लिख लेना और यहाँ ये मेंशन कर देना कि do not use direct method of counting. इसको क्यूबेन बोलते हैं। If you have any confusion, you please ask. Yeah. Can I remove this? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फटाफट बता दो, इसका भी बता दो। और आप दोनों मेथड से भी निकाल लेना, आप फॉर्मूला लिख के भी निकाल लेना, सो दैट कोई अगर एरर हो रही होगी तो आपको पता चल जाएगी। बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस एंथ्रासीन? एनीबॉडी? आप कोई आंसर नहीं लिख रहा, चक्कर क्या है, डिफिकल्ट हो गया है क्या भाई? वेरी गुड, गुड। बस इसमें तो केवल काउंटिंग करनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस वाले में देख लो 1 2 3 4 5 6 7, नैप्थलीन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इधर एंथ्रासीन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
I remove this? Yes, sir. यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर कंपाउंड्स having carbon, hydrogen and halogens. तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। हेलोजेंस मोनोवैलेंट हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसमें होगा क्या कि जो भी हेलोजेंस एटम्स है ना, उनको आप हाइड्रोजन से रिप्लेस करो। मान लीजिए कि कहीं पर दिया हुआ है C4H6Cl2 दिया हुआ, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिप्लेस Cl with H, राइट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H8। एंड नाउ फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, whatever answer you get, same will be here. ये बहुत आसान है, तो बहुत सिंपल है। आपका C4H8 बन रहा है और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपने को मालूम है कि 1 होता है, आप निकाल कर देख लो। तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1। कॉपी कर लो इसको। सर पर व्हाई डू वी रिप्लेस? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये बताने के लिए कि उसके अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है क्या, उसके अंदर रिंग हो सकता है क्या। तो फॉर्मूला में हमें मालूम है कि Cl भी एक ही वैलेंसी वाला है, हाइड्रोजन भी एक ही वैलेंसी वाला है। तो हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है हाइड्रोकार्बन्स का कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो कुछ नया करने के बजाय हमने उस Cl को हटा के H लिख दिया और आंसर निकाल लिया। वही आंसर इसका भी हो गया, ऐसा बोल दिया। ओके सर। Have you copied? Should I remove this? Wait, sir. सर 1 मिनट। Okay. Have you copied? Yes. यहाँ ये लिख देना, दिस इज जस्ट अ मेथड टू फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये कोई ऐसा तूफानी चीज नहीं है, ये खाली हमने मेथड डेवलप कर लिया। आपके पास कुछ और मेथड आ जाए तो भी दैट इज ओके। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई एक ही वे में आपको करना है। ये मैंने सोचा कि भाई Cl मोनोवैलेंट है, उसको अगर H से रिप्लेस कर देंगे तो आंसर वही निकलेगा। वो निकाल के आपको निकालना सीख लिया, इसका यूज करना है अपने को। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर पता होता है तो हम फॉर्मूलाज लिख पाते हैं, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम लोग केवल ये लर्न कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालें। अब नेक्स्ट, बिकॉज ऑक्सीजन एक फेमस एलिमेंट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, तो उसको भी लिख लो। तो यहाँ हेडिंग डालिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो कि एक फॉर्मूला लिखा होगा C4H8O, तो अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू अ मेथड। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। ये मेथड जो डेवलप किया गया है ये केवल स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्ट्रक्चर लिखा और मैं वहां समझ गया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इतनी होनी है और उसके लिए ये स्टाइल है। तो मेथड यहाँ पर क्या है, रिमूव ऑक्सीजन, रिमूव ऑक्सीजन एंड राइट फॉर्मूला। ठीक, तो क्या फॉर्मूला आ गया, C4H8, गेट
degree of unsaturation of this formula. Get degree of unsaturation of this formula. जो ये formula का degree of unsaturation होगा, same will be of this. Same will be of this. तो यहाँ degree of unsaturation कितना निकला? 1. इसका मतलब इसका degree of unsaturation भी 1 होगा. किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग दिस इज अ मेथड टू गेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या आपको केवल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सही निकालना है, क्योंकि वो यूज करने वाले हैं हम लोग फॉर्मूलाज लिखने में, स्ट्रक्चर्स बनाने में उसको यूज करेंगे. ठीक है, ये कॉपी कर लो आप. डन. Yes, sir. Done. Guys, अब तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या मिल सकता है? वो नाइट्रोजन. ये हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यही मेन है, और बाकी में इतना टेंशन नहीं लेना है. और बाकी भी वैलेंसी के हिसाब से आप सोच लेना, जो ऑक्सीजन जैसा उसको ऑक्सीजन जैसा बना देना, नाइट्रोजन जैसा जो आएगा तो नाइट्रोजन की तरह लिख कर लेंगे. वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मेनली तो आपको यही 2-3 एलिमेंट्स रहने वाले हैं. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing what? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ये लिख लो आप. ठीक है. इसमें फॉर्मूला क्या ले सकते हैं हम लोग? एक जस्ट लाइक C4H9N, ये फॉर्मूला है. तो इसका मेथड, अब ये ऑक्सीजन में इसमें क्या डिफरेंस है? नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट होता है यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो मान लो, और ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, डबल बॉन्ड. तो इसमें एक H साथ में रिमूव कर दो, है ना, वो एकदम मैच करता हुआ तुम्हें समझ में आया. तुम भी आप इसको सोच के बोल सकती हो. तो मेथड में हम लोग क्या करेंगे? रिमूव नाइट्रोजन एंड 1H. राइट फॉर्मूला. गेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. क्या हो जाएगा? C4H. एंड सेम विल बी सेम फॉर गिवन कंपाउंड. सेम फॉर गिवन कंपाउंड. तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी निकलेगी? 1. तो इसके लिए भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा? 1. कॉपी कर लो इसको. सर बोलो ना. सर अगर मल्टीपल नाइट्रोजन रहेंगे तो भी हम एक ही हाइड्रोजन निकालेंगे? सब इसी स्टाइल से करते हैं. नहीं, हर नाइट्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन. अच्छा सर. गाइस, अब जिनको मान लो ये सब नहीं झंझट करना है, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रट लें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का. क्या है फॉर्मूला?
इसमें जो भी कार्बन एटम्स दिया हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +1 माइनस नंबर ऑफ H एटम्स डिवाइडेड बाय 2 और माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 और बाकी ऑक्सीजन एक्चुअली होता नहीं है। तुमको अगर ज्यादा परेशानी हो तो इंटू 0 कर दो, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं ऑक्सीजन वाला तो इसमें है नहीं मतलब उसकी जरूरत ही नहीं। तुमने खुद भी अभी निकालते हुए सोचा होगा कि ऑक्सीजन हमने निकाल दिया और जस्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लिया, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें जैसे मान लो मैं C4H6 एग्जाम्पल चूज करता हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो 4 कार्बन एटम्स हो गए प्लस अपनी मर्जी से ऐड करते हैं, हाइड्रोजन एटम 6 है और -0/2 है प्लस 0/2 है प्लस 0 × 0 है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, इधर 5 आ जाएगा और ये 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2 आ जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मान लीजिए C4H6Cl2 दिया है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 4 + 1 माइनस इधर 4S6 है, सॉरी 6/2 माइनस 2/2, इसको निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से तुम लिख सकते हो C4H8O। मैं जानबूझ के एग्जांपल चूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो 4 + 1 आएगा -8/2, ऑक्सीजन का कुछ होता ही नहीं है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से C4H9N कर देते हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, और 4 + 1 -9/2 + 1/2। नाइट्रोजन एक ही है ना, तो 9 और इधर से 1 हट जाएगा, 8/2 मतलब 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल, 1 बच गया। ये आपका आंसर। एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। तो टुडे वी लर्न द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। इसको कॉपी कर लो आप लोग। सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ऑक्सीजन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को अफेक्ट नहीं करता। ऑक्सीजन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को अफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल सही। सर आप क्या एडवाइस करते हो, जो मेथड्स बताया वो कर लें या फिर ये फॉर्मूला, मतलब आप क्या फॉर्मूला सोचते रट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ज्यादा वो टेंशन नहीं आएगा बेटा। अभी तुमको शुरुआत में ऐसा लग रहा है वो करेंगे ये करें, दोनों तुम्हारे माइंड में अपने आप घुस जाएगा, टेंशन ही नहीं लो। मैं ऐसा क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बार बार, मैं कभी ये लगाऊंगा कभी वो लगाऊंगा, तो अपने आप तुम वो रट जाएगा। हो सकता है फॉर्मूला भूल भी जाओ, जो दूसरा मेथड है वो नहीं भूलोगे, हो? ओके सर। ठीक है। और मैं वो भी बताऊंगा एक जो जिनको ये सब कुछ भी नहीं आता वो क्या करें। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसको एंड इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सर बोलो। सर जीओसी में एक डाउट था सर। सर हाँ, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है ना? ऐसा नहीं निकाला जाता बेटा। हम H कनेक्टेड टू किसी एलिमेंट की बात कर रहे हो, अगर वो पीरियड वाइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है, वरना ग्रुप में साइज का आंसर निकलता है। नहीं सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अगर ग्रुप के हिसाब से जाओगे तो अलग वे में डील करते हैं, और पीरियड के वे में जाओगे तो अलग वे में डील करते हैं। अगर तुम ग्रुप में बोलते हो तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, लेकिन अगर पीरियड में बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे चलेगा। जितना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, मान लो उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, ओके सर। ठीक है।